इसमें लगभग कितने देशों के लोग जुड़े हैं? देशों की संख्या जोड़े तो 60 से ऊपर देश के लोग क्या? हैं जो इसके बारे में जानते समझते हैं। ये आईसीसीएस जो संस्था है, इसका नेटवर्क अभी कहाँ कहाँ पर है? देखिए, गढ़ के रूप में आईसीसीएस यूके, आईसीसी यूएसए और आईसीसीएस कोलंबिया। उसके बाद एशिया के क्षेत्र में भी आईसीसीएस इंडोनेशिया, आईसीसीएस थाईलैंड, भारत में तो है ही। गुजरात के सूरत के 2 विश्वविद्यालयों में इस संबंध में पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है, ये बड़ी बात है। हाँ, अहमदाबाद में भी चालू हो चुका है, 2 जगह अहमदाबाद में चल रहा है। इसमें कुछ सरकार का योगदान भी आईसीसीएस को? सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है कि विश्वविद्यालयों को हाँ, नए कोर्स को क्रेडिट कोर्स के नाम से जोड़ा जा रहा है। क्या मजा आएगा उस कार्यक्रम में। तो 27 को जब जमा होंगे, उस दिन से इनके आपस के गाने, साथ में गाना करना, ये सब चालू हो जाएगा। मतलब दुर्लभ जनजाति जी, जी। नृत्य देखने को मिल सकते हैं, उनकी और परंपराएं देखने को मिल आप सकती है। एक बार में खान पान। यूट्यूब में एक बार में एक को देखेंगे ना। अच्छा। यहाँ तो 10 इकट्ठे दिख रहे हैं आपको। गुजरात और देश का खान पान वो भी समझेंगे, गुजरात उनसे की हम सारी समझेंगे। चीजें, गुजरात की सारी चीजें हम प्रमोट करेंगे। सूरत के नाम से एक शहर बसा है दूसरे देश में। राष्ट्रीय नमस्कार दर्शक मित्रों, राष्ट्रीय समाचार में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आपके मन में उत्सुकता जगाएगा और हमारे डीएनए में विषय शामिल है। अब ऐसा क्या विषय है? विषय ऐसा है कि जो हमारी रग रग में हमारे पुरखों से चला आ रहा है। संस्कृति, सभ्यता, विरासत, पुरखे, बुजुर्ग, परंपराएं, विद्वत्ता, न जाने क्या क्या, आप किसी भी नाम को, अनोखा संगम, ऐसे विषय का एक अनोखा संगम, एक मंच है विषयों का। और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देखते हैं तो आप कहीं भी रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, एक सांस में आप हर बात सुनते जाएंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडी का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो गुजरात के सूरत में होने वाला है, वो 27 जनवरी से होने वाला है। और यहाँ पर निश्चित ही सभी पीढ़ियों के लोगों को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कॉलेज के युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, उन्हें भी अपने परंपराएं, अपनी संस्कृति और पुराने विरासत के किस्से याद आएंगे। और ऐसी पद्धतियां देखेंगे, चाहे किसी समुदाय की, किसी जनजाति की, चाहे अफ्रीका की जनजाति की, चाहे अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की जनजाति की, किसी भी देश की ऐसी जनजाति की जो हमने कभी अभी तक टीवी पर देखी होगी, वो आपको साक्षात नजर आएगी। वहाँ के धर्मगुरु, वहाँ के समुदाय के गुरु, वहाँ के लोग, वहाँ के पुरखे, आपको वहाँ की पूजा पद्धति, वहाँ की तंत्र मंत्र पद्धति या वहाँ की सभ्यताओं की पद्धति, वो सब आपको सूरत में देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले मैं आज इस सारी रोचक जानकारी देने के लिए हमारे बीच दिल्ली से मौजूद है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 35 सालों तक इतिहास पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली में, जो आईसीसीएस यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अमरजीव जी लोचन साहब। वो हमारे राष्ट्रीय समाचार के स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए परिचय करवाते हैं अमरजीव जी से। नमस्कार अमरजीव जी। बहुत से लोग तो इस देश में इस संस्था के बारे में जानते हैं क्योंकि ये संस्था 1997 से स्थापित की है, लेकिन जो नई पीढ़ी या नए लोग वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये संस्था काम करती है और इसका क्या मोटिव है। आपने सही कहा, 1997 में ये संस्था बनी। भारत में इसका परिचय बहुत ज़्यादा नहीं था। कारण था इसका पहला शब्द इंटरनेशनल। तो भारत के बाहर कई सांस्कृतिक विरासतों को बचाने, समझाने और संपदा को बढ़ाने में लगे रहते थे हम लोग ज़्यादा, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो कई बातों में समानता रखते हैं अपनी भारतीय सभ्यताओं से, और भारतीय विरासत के कोई ऐसे क्षेत्र में वो प्रतीक भी उनके पास हैं, मंदिरों के रूप में या पुस्तकों के रूप में। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ देश के बाहर ज़्यादातर काम करता रहा है, और भारत के अंदर ये काम जो इधर बढ़ा है पिछले कई वर्षों में, इसके कारण अब लोग इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। पहले हमारा सम्मेलन वर्ष में 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 13 वार्षिकी हुई, जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा
बाहर की एक्टिविटी ज़्यादा थी हमारी। अच्छा। और गुमनाम होके करते थे, नाम नहीं चाहिए हमें, जी, बस सेवा भाव से करते हैं और अभी भी करते रहेंगे। ये गैर राजनीतिक और गैर हाँ। आर्थिक लाभ लेने वाला संगठन है, हाँ, संस्था है। 100%, जी 100%, जी जी, बहुत अच्छी बात है। 100%। इसमें एक्चुअली ये संस्था क्या करती है, मतलब इसकी एक्टिविटीज गतिविधियां क्या क्या होती है? देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चर स्टडीज हाँ बना तो नागपुर में, जी। और सालाना वार्षिक उत्सव करना ये सब तो होता रहा, मुख्य लेक्चर होना। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ व्यक्ति जो हम लोगों से बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, उन्होंने 1997 के कुछ वर्ष पहले भी और उसके बाद भी देखा कि अफ्रीकी जनजातियों के बीच में उनके गांवों में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो उच्चारण के द्वारा गूंज रहा है। अच्छा। गूंजना, फिर एक धुएं और अग्नि की लपट का दिखाई पड़ना और सबका साथ बैठा रहना। हमारे अपने जो पुरोधा थे, यशवंत जी उनका नाम रहा, उन्होंने जब देखा तो उन्हें लगा कि क्या है, कैसे हो रहा है। उत्सुकता, बड़ी उत्सुकता के कारण वो उनके घरों में गए तो देखा, तो उनको लगा कि ये अपने होम अग्नि के साथ जुड़ा हुआ टाइप का कुछ मामला है। अच्छा अच्छा। तो समझा, सुना और साथ में प्रसाद के रूप में जो भी मिला खाया। अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर थे, भारतीय मूल के, और अमेरिका में एक प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने ICCS को, जो नागपुर का जो मूल ब्रांच था, ICCS USA के नाम से वहाँ स्टार्ट किया। अच्छा। और वहाँ पर ICCS के संबंध के काम दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में करना शुरू किया। ये शुरुआती एक ऐतिहासिक दौर है जिसमें देश के बाहर कई जगहों पे काम करने का मौका ICCS को मिलने लगा। मैं ICCS के बारे में थोड़ा और जानूंगा, लेकिन उसके पहले मैं लोगों को ये समझने और जुड़ने के लिए ये जानना चाहता हूँ कि जो सम्मेलन होते हैं, जो अभी त्रैवार्षिक होते हैं, इसका सम्मेलन शायद सबसे पहले सम्मेलन मुंबई में हुआ था। जी जी, 2003 में हुआ। 2003 में हुआ था। अब जो नवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, जिसमें कई देशों के विचित्र पद्धतियां देखने को मिलेगी, नेचुरल सिस्टम देखने को मिलेगा, उनकी परंपराएं देखने को मिलेगी। तो हम पहले दर्शकों को इस सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए जी जी, ये जानना चाहते हैं कि जो सूरत में जो 27 जनवरी 2027 को जो सम्मेलन होगा, उसमें वास्तव में एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी क्या झलक होती, किस तरह का नजारा होता है? इतिहास पढ़ाने का दुर्भाग्य भी होता है। अच्छा। कि मैं, आप जो सूरत की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके शुरुआती दौर की बात करूंगा, जब अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक सम्मेलन की बात। जी जी। तो जब पहली बार जब हुआ मुंबई में 2003 में, उस कार्यक्रम में 30-35 जनजातियां देश के बाहर की, भारत से कई लोग जमा हुए, और हम सब एक हैं, एक प्रकार का अफ्रीका का एक ब्रह्म वाक्य था, उसको लेकर के वो कार्यक्रम हुआ कि हम सब रिलेटेड है, वी आर ऑल रिलेटेड। तो सब रिलेटेड समझ के उनकी आपस की गुण और चर्चाएं हुई, और ये तय हुआ कि ऐसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स करके गैदरिंग देश के बाहर कई ग्रुप्स करते रहे हैं, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, प्रभावशाली तरीके से नहीं करते रहे हैं। कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग भी उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा ही चर्चा थी, लेकिन कोई सटीक काम नहीं होता था। अच्छा। तो ये जब आए पहली बार, तो ये तय हुआ कि भाई अब साथ में 10, 15, 25 देशों के लोग जमा हुए हैं, तो आगे चल कर के ये कर्म बना रहना चाहिए। 3 दिन 4 दिन भारत रहे, उनको अच्छा लगा। मुंबई में जो अपने अपनी विधि विधान सबकी चर्चा हुई, दिखलाया, सुनाया। तो आखिरी दिन प्रस्ताव आया कि अब 3 वर्ष हो गया भाई, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ एल्डर्स है ये, अगला वेन्यू किस देश में हो? एल्डर्स यानी पुरखों का सम्मेलन, हमारे पुरखों का सम्मेलन। जी जी। अधिकांश लोगों ने दोनों हाथ उठा के कहे कि नहीं, हम लोग हमेशा भारत ही मिलेंगे, अपना अच्छा लगता है। क्या बात है। अमरजीव जी, आप मतलब एक प्रश्न आया है, जैसे सभी लोगों ने कहा कि कॉन्फ्रेंस होना चाहिए भारत में, तो आप भी 101 देशों की यात्रा कर चुके हैं, और इतने देशों की संस्कृति या सभ्यता को भी आपने सम्मेलनों के माध्यम से भी समझा है। तो एक प्रश्न जो युवाओं के मन में हमेशा उठता है, आज के युवाओं के मन में, कि आपने इतने, जो हमारा सम्मेलन होता है इसको बोलते हैं आप एल्डर्स समागम, एल्डर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब पुरखों की कॉन्फ्रेंस है ना। हमारी विभिन्न संस्कृतियाँ, प्राचीन सभ्यताएं इकट्ठी होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसा सोशल मीडिया पर भी है, बड़े बड़े विद्वान भी बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश का जो ओरिजिन, जो मूल तत्व है, वो अन्य देशों में, अन्य संस्कृति में कहीं ना कहीं मिला हुआ है, या
मतलब ऐसा बताते हैं कि हर संस्कृति कहीं ना कहीं से भारतीय संस्कृति या सभ्यता से जुड़ी हुई है या विरासत से जुड़ी हुई है। देखिए, दो बातें इसमें पहले समझना जरूरी होगा कि एक सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस वाला सम्मेलन नहीं है ये। जी, यहाँ पर प्रदर्शन है, प्रदर्शनी है, और जब फिर तो और रोचक होगा। और लोगों का अपने जिन जिन चीजों को कहानियों में सुना देखा। हाँ, आज तो रील का जमाना है, पहले रील तो था नहीं। हाँ, पहले रील का मतलब धागे का रील होता था। बिल्कुल। अब तो इसको देखने का एक साक्षात मौका जब दिखा और लोगों को लगा, तब मालूम हुआ कि समानताएं हैं। हाँ, इन समानताओं में एक बात का हमने हमेशा ध्यान रखा है, सबकी अस्मिता, सबकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उनकी समानताओं को कभी भी ये नहीं कहा कि अरे भारत से गया हुआ है। हाँ, ये नहीं कहा, उनको लग रहा कि अरे आपके यहाँ भी है। अच्छा, तो अच्छा, आपके यहाँ भी है। वो बहुधा विप्रा वदंती वाली जो बात हमारी पुरानी है, उसको हमने विप्र के रूप में लिया उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उनको लगा कि हाँ, एक केंद्रीय पॉइंट है जहाँ हम सब लोग जुड़ रहे हैं। और प्रकृति की पूजा आराधना हर सभ्यता संस्कृति में हुई है। ईस्वी पूर्व के समय में भी हुई है, ईस्वी के बाद भी हुई है। कई जगहों में संस्थाएं और कई ऐसे कार्य हुए जिनके चलते वो धार्मिक विश्वास रूप नहीं रह गए। तो इस हिसाब से बची कुछ, जैसे डीएनए की कहानी मैं कह रहा था थोड़ी दिन पहले कि एक व्यक्ति यदि 16 जनरेशन तक भी परिवर्तित हो जाता है तो कुछ ना कुछ उसका अंश बचा होता है, तो याद आती है। जैसे आजकल के रिकॉर्ड में कभी कोई बच्चा गोद में लिया जाता है तो उसके बड़े होने पर, उसके बूढ़े होने पर वो अपनी माँ बाप ओरिजिनली तलाश करने आता है। तो उसी तरह से इनके बीच में ये उत्सुकता बनी। उत्सुकता को बढ़ाए रखें, उनसे लाभ लें, उनको लाभ दें। ये सब मिला जुला के समागम है इसका, इसलिए सारा मतलब समागम में मैंने आप सुना था कि वहाँ पर उनकी चिकित्सा पद्धतियाँ, उनके जो पूजा परंपरा के तरीके, उनके जो अनुष्ठान, वो सब वहाँ पर लाइव मतलब प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए, जैसे आपने कहा इतने देशों की मैंने यात्रा की जी, दुर्भाग्य की इतनी यात्रा करने में भी आप नहीं देख पा सकते। अच्छा, क्योंकि अपने अपने देश में पीड़ित है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर तो उनको जैसे एक राष्ट्र है लिथुआनिया। हाँ, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया में जो रोमुआ जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो अभी रिवाइव होने के क्रम में हैं, तो संख्या उनकी मात्र 2000 ही है। अच्छा, बस। और अभी वहाँ की सरकार ने उनको एक धर्म की मान्यता दे दी है। अच्छा, और ये रेगुलर हमारे यहाँ आते रहे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपस से प्रेरणा पा करके इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और एक उनका धर्म का ऑफिशियल रिलीजन के रूप में प्रतिष्ठा मिली। वैसे ही यूरोप में भी द्रुइड नामक, हाँ, द्रविड़ संस्कृति, नहीं द्रविड़ नहीं, द्रुइड, अच्छा, एक द्रुइड नाम के DRUID लिखते हैं। अच्छा, तो द्रुइड जो थे यूके वगैरह में कब के ही समाप्त हो गए। अच्छा, अब 9 बार आए, 8 बार आए, इसका मैं श्रेय नहीं ले रहा मैं, लेकिन इनके प्रयास इतने बढ़े रहे। पिछले 4 वर्षों से ड्रुइड भी एक धर्म के रूप में कैथोलिक रिलीजन, हिंदू रिलीजन के साथ साथ में एक ड्रुइड रिलीजन भी ऐड हो गया। हाँ। तो ये सब चीजें हो रही हैं जो अपनी संस्कृति को बनाए बचाने के लिए। तो एक इसका समागम है, तो हम देख पाते हैं उनके व्यवहार को, काम को, उनकी चीजों को। आर्थिक चीज तो आगे पीछे है, आयुर्वेदिक चीजें जो आगे, जो उनके पास जो पेड़ों पौधों का कई ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, आयुर्वेद में भी नहीं है, हम उनसे सीख सकते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ है एक आयुर्वेदिक पद्धति है, उनके यहाँ पद्धति नहीं है लेकिन फिर भी बेनिफिशियल है। तो हम हो सकता है उनकी जड़ी बूटियों से भी फायदा कर सके। तो एक बहुत बड़े सहयोग की भी कामना रखते हैं इस त्रिवार्षिकी में। ये गुजरात के सूरत में जो SVNIT है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट में हो रहा है ये कार्यक्रम। तो इसमें आपके जो पिछले सम्मेलन हुए थे, कितने लोग जुड़ते हैं, आपको क्या लगता है? किस सम्मेलन के अंतर्गत 3 प्रकार के लोग होते हैं। जी जी। एक तो उद्घाटनकर्ता, सहयोग देने वाले व्यक्ति, काफी संख्या उसकी रहती है। हम लोग सरकारी अनुदानों पर नहीं चलते, अच्छा, व्यक्तिगत सहयोग से चलता है। दूसरा होता है ये बाहर के आए हुए लोग। तो इस बार सूरत के लिए जो सिस्टम बनी है वो 50 से 60 देशों का, तो 300 से 350 लोग ऐसे हो सकते हैं जो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, और यहाँ के स्थानीय लोग प्लस आयोजक और आदि मिला के जो एक्टिव पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या हम लोग 600 से 700 समझ रहे हैं, इससे कम नहीं होगा। एक्टिव पार्टिसिपेट करने वाले, सहयोग देने वाले, साथ देने वाले, उनके देश से भी आए हुए लोग। और एक ग्रुप ऐसा भी है विद्वानों का, जो उनके धर्म और धर्म के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनकी चीजों को लिखते पढ़ते हैं,
उनकी पुरानी परंपराओं की जानकारी देते हैं, ऐसे लोग भी हुए। पेपर पढ़ने का भी एक दौर सत्र होगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर हम 1900 की संख्या समझ रहे हैं जो यहाँ सूरत के नागरिक ना होने के बावजूद यहाँ दिखाई पड़ेंगे। इतने लोग तो और बाहर से बाकी आएंगे। शोभा यात्रा वगैरह जो होगी, हम लोग 10,000 से 15,000 लोग सूरत के होंगे जो जुड़ेंगे अच्छा। और समझेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा सोचना है हमारा। ये ICCS जो संस्था है, इसका नेटवर्क अभी कहाँ कहाँ पर है? जैसे मैंने बताया कि अफ्रीका में देखने के बाद सबसे बड़ी संस्था के रूप में इसका कार्य बढ़ा तो ICCS USA, और USA से फिर हमारा दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया अच्छा। के उन जनजातियों के बीच में काम बढ़ा। और भी कई ऐसे छोटे छोटे बोलिविया है, उन जगहों पर है। लेकिन गढ़ के रूप में ICCS UK, ICCS USA और ICCS कोलंबिया। उसके बाद एशिया के क्षेत्र में भी ICCS इंडोनेशिया, ICCS थाईलैंड, भारत में तो है ही। इस तरह से मोटे मोटे एक केंद्र की तरह है। वहाँ के लोगों को जो भी हेल्प हो सकता है, भाषा के रूप में, संस्कृति के रूप में, बचाने के रूप में, रिसर्च के रूप में, लाइब्रेरी बनाने के लिए, वाचनालय बनाने के लिए हम करते रहते हैं, ताकि उनकी अपने बच्चे अपनी पुरानी संस्कृति को देख सकें, चालू रख सकें। चूंकि अमरजीत जी, ये जो आपकी संस्था है, उसका उद्देश्य बहुत व्यापक है। और मैं ये पॉडकास्ट में खास तौर पर जो पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, क्योंकि आपका जो ध्येय वाक्य में भी प्रज्ञा और भविष्य है सुनहरा, जी जी जी, है ना, उसमें ये कि नई पीढ़ी को किस तरह से जोड़ना है। हाँ, ये बहुत उत्तम प्रश्न आपका है। और इस उत्तम प्रश्न को हमने आपके यहाँ आने के पहले सीख लिया था। अच्छा। तो पिछले 3-4 वर्षों में ICCS का एक स्वरूप बदला है। हाँ। भारत के अंदर 25 केंद्र इसके बन रहे हैं। भारत में 25 केंद्र बन रहे हैं। और उन केंद्रों में जहाँ तक यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके कोर्सेज। दक्षिण अमेरिका में मान लीजिए एक जनजाति है माया संस्कृति। हाँ, माया। तो माया की पढ़ाई, या माया को हम लोग मायावी जानते रहे हैं, तो उस पर एक कोर्स रन कर रही है मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसे कई ऐसे कोर्स हैं जो लिथुआनिया पर है, उन जगहों पर जहाँ पर रोमुआ लोग हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप है न्यूजीलैंड में, माओरीज है उनका नाम। माओरीज अपने धर्म को किस तरह से उन्होंने संस्कृति को बना रखा हुआ है। इन सारे विषयों को पढ़ाने के द्वारा ऑप्शनल कोर्सेज जो नए सिलेबस बन रहे हैं ना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई, तो कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को रास्ता मिला, तो वहाँ बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा। हमारे देश में जान पाए युवा, इसके लिए बहुत बड़ा मुहिम चला रखा है हम लोगों ने। और मुझे बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए कि सूरत के 2 विश्वविद्यालयों में भी हमारे 2 पाठ्यक्रम स्वीकृत हो चुके हैं। अगले जुलाई से चालू होगा। अच्छा, गुजरात के सूरत के 2 विश्वविद्यालयों में इस संबंध में पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है, ये बड़ी बात है। हाँ, अहमदाबाद में भी चालू हो चुका है, 2 जगह अहमदाबाद में चल रहा है। पूरे आपके देश में 5 राज्य में 5 जगहों पर, 5 राज्यों में। ये बहुत बढ़िया बात है कि सभ्यता, प्रज्ञा और भविष्य, इनको समन्वय करके नई पीढ़ी को पुरानी सभ्यता, यानी हमारे जनजीवन काल की सभ्यता को नई पीढ़ी तक पहुंचाए, ताकि उसके नए आयाम खुले, नए सीखने को मिले, समझने को मिले। इसके साथ 2 काम हमने और किए कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो MA PhD करते हैं, तो हमने कहा PhD करना है तो इन टॉपिक को PhD कराओ। बहुत बढ़िया बात है। और उनके विद्वान हमारे पास विदेश से आते हैं, वो मदद करते हैं। अच्छा। उसके द्वारा उन विषयों को PhD थीसिस बनेगी, किताबें बनेंगी भारत में, वो एक लाभ होता है। दूसरा लाभ दे रहा हूँ इंटर्नशिप के रूप में। इंटर्नशिप, तो हमारे जहाँ जहाँ केंद्र हैं देश के अंदर, उन केंद्रों में 2 या 4 इंटर्न्स रखते हैं, रिसर्च असिस्टेंट रखते हैं। उनको टॉपिक देते हैं, उस पर तुम लिखो, पढ़ो, मोनोग्राफ बनाओ। ये बहुत तेजी से चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस सूरत के आंगन में 10 से 12 किताबें, मोनोग्राफ रिलीज होंगी पहले दिन। अच्छा। और बहुत बड़े व्यक्ति यहाँ जमा होंगे, मुझे ऐसा ही विश्वास है। इसमें जो सरकार भी कुछ ऐसे विषय पर, चूंकि अब विरासत की बात हो रही है, सभ्यताओं के, प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन की बात हो रही है, उनको समझने की बात हो रही है, एक दूसरे से जुड़ने की बात हो रही है, जिससे हमारे संस्कार, संस्कृति को सहेजने की, इसमें कुछ सरकार का योगदान भी ICCS को या अलग रूप से भी? सरकार से सरोकार ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि फिर एक अलग आयाम हो जाता है। सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है कि विश्वविद्यालयों को नए कोर्स को क्रेडिट कोर्स के नाम से जोड़ा जा रहा है। तो उस स्वायत्ता पहले नहीं थी। UGC, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी जगहों के लिए नियंत्रक, नियामक होती थी वो। अभी विश्वविद्यालय जहाँ भी चाहते हैं लोग पढ़ाना, तो वहाँ होता है। एक बहुत सुविधा है नए शिक्षा पद्धति में। बाकी कार्यक्रम होने पे सरकार कुछ मदद करती है अपने टूरिज्म, वो पर्यटन को बढ़ाने के लिए।
तो उनके लाभ लाभ के, इसके लिए अंग्रेजी में वो शब्द आता है विन विन सिचुएशन है। आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें मैं समझता हूँ कि इसको, इससे पर्यटन को जोड़ा जा सकता है, जी, क्योंकि जी। आपकी संस्था का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है और जो उद्देश्य भी बहुत बड़ा है। क्योंकि तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं टूरिज्म है जी, सभी, पूरा है। और जो हम देश हमारे से जुड़े हैं, जी, जी। वो वहाँ भी टूरिज्म का फायदा हो सकता है और हमारे यहाँ भी बड़ा फायदा हो सकता जी, है। जी। अच्छा, आपने एक जो बात कही थी बीच में, माया सभ्यता की बात कही, ये उसी माया सभ्यता की बात है जिसकी भविष्यवाणियां बहुत जी, हाँ जी, विश्व भर में फेमस जी, होती जी, रही जी, है। जी, वो उनके कारण फेमस है, लेकिन उनकी अपनी जो गणित का और गणना है हाँ, हाँ। बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, उनके सबसे बुजुर्ग महिला जो हैं अच्छा, 92 वर्ष की हैं, उनका अच्छा। फोन कल ही, यानी 88 वर्ष की हैं, हाँ, हाँ। कल उनका फोन आया था कि मैं सूरत 2 दिन पहले आऊंगी। अच्छा, क्या बात है, वाह। और इस उम्र में उनमें लगन है और साल में 6 महीने अपने माया संस्कृति को बचाना, पढ़ाना लिखाने में रहती हैं। और बहुत ही ऐसे हम लोग जो जानते नहीं उसको समझने का, वो अभी परसों या 18 तारीख को कर्णावती के नाम से एक चैप्टर में उनका लेक्चर लाइव आएगा। मैं अच्छा, उसका लिंक भी आप लोगों को दूंगा। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय समाचार के वो माध्यम से भी हम जी, जी। लोगों को दिखाएंगे। जी। एक ये मन में प्रश्न उठता है कि जैसे आज के तारीख में बच्चों को से लेकर बड़ों तक डायनासोर जो एक लुप्त प्रजाति है उसको लेकर कितनी फिल्में बनी है, कितना सारा मतलब रुचि है लोगों में। सेम वैसे ही मेरे दिमाग में आपसे बात करते करते विचार आ रहा है कि जैसे माया सभ्यता की बात हम कर रहे हैं और आपका जो काम है वो प्राचीन संस्कृति सभ्यता को समझना और फैलाना और उसको जिंदा रखने के प्रयास है, जिससे भविष्य को कहीं न कहीं किसी भी तरह से लिंक किया जा सके। तो डायनासोर की चीजें आज भी निकल रही है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सभ्यता आगे उसका क्या परिदृश्य रहेगा? ये मतलब लोगों तक इसको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? इसको कैसे, आप कहीं उसका डेटा भी रख रहे हैं या जी हाँ, जी हाँ। कहीं कुछ जी कर रहे हाँ, हैं? अब चूंकि ज़्यादा ध्यान हमारा डेटा कलेक्शन पर है अच्छा, और राइटिंग पर है, रिसर्च शोध हम पे है, तो कई कई पुस्तकें निकलना शुरू हो गई हैं। कल ही एक रशिया के एक पुरानी परंपरा के ऊपर में एक पुस्तक तैयार हुई है कल ही, जो ICCS उसको रिलीज करेगा। अच्छा, तो ऐसे कई पुस्तक तैयार हो रहे हैं। और रही बात जो आपने कही फिल्मों की, डायनासोर की, तो हमें डायनासोर के लिए जो इतनी चीजें हो रही है फिल्मों में, आदि आदि, अंडे को पाने के बाद वो कुछ करते हैं। हमारे अंडे तो पहले से ही हैं। जी जी। इन देशों की संस्कृतियों के बारे में जानकारियां और उनके जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। लेकिन समस्या ये रही है कि जो भी फिल्में बनी है इन जनजातियों के नाम और उसके ऊपर में, तो नेगेटिव फिल्में बनी हैं। अच्छा, जैसे अमेरिका में बनी तो गोल्ड रश बनी, तो सोने के तलाश में लोग पहुंचे। सुने। तो इस तरह की कई चीजें हुई हैं, नेगेटिव के रूप में आई हैं या कुछ ऐसी चीजें आई हैं। हाँ, नेचर ने या नेशनल ज्योग्राफिक ने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं इन लुप्त प्रलुप्त जातियों का, तो उसके एक आयाम अलग है। हमारा आयाम विश्व जोड़क है। अच्छा, उस हिसाब से मैं राष्ट्रीय समाचार से अनुरोध करूंगा कि इस पर एक सीरीज की तरह बनाए। अच्छा, हम सारी सुविधाएं दे सकते हैं आपको बिना किसी आर्थिक तकलीफ के, ताकि आप ऐसे भी बना सकें जो एक नए रूप में दे, कंपैरेटिव स्टडी के रूप में दे। तो हमें बहुत लगता है कि स्कोप बहुत बड़ा है। स्कोप बड़ा है, आपका उद्देश्य भी वसुधैव कुटुंबकम वाला है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमसे इस टॉपिक पर, आपके ICCS पर, और देश या और देशों के लोग या हमारे यहाँ के लोग क्यों जुड़े, उनको क्या मतलब फायदा हो सकता है? जैसे मान लो इस संस्था से जुड़ने से क्या फायदा हो सकता है? जी, मैंने बताया पहली बार जो कुछ देश के लोग जब जमा हुए तो उनका उद्देश्य भारत को देखना और ताजमहल था। अच्छा, ताजमहल एक भारत का अट्रैक्शन बना रखा है अंग्रेजों के जमाने से। तो आए, मुंबई आए, कुछ को पैसा सपोर्ट भी दे पाए हम लोग, कुछ अपने खर्चे से आए। रहना पीना खाना सबकी व्यवस्था हम लोगों ने की पहले बात से ही। अच्छा, ताकि कम से कम उनको आने में रहने में दिक्कत ना हो। आने के बाद उनकी कल्पना में वहां जाना यहाँ जाना जो चीजें थी वो थी, लेकिन जब ऐसे कार्य देखने लगे तो अपने के बीच में ही, आप एंडीज पर्वत की बात करिए, दक्षिण अमेरिका, आप एंडीज हैं, आप बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन जनजातियों की जी, ये दोनों आपस में कहीं मिले नहीं, वो दोनों हमारे यहाँ इकट्ठे, बिल्कुल, दोनों की पद्धतियां दिख रही हैं। तो उनमें के अंग्रेजी का शब्द है ना, बोनहोमी, ऐसी बढ़ी बिल्कुल, कि अब कई देशों में, जैसे अभी शिंतो ग्रुप है जापान का, शिंतो ग्रुप की जो धर्म गुरु एक महिला है,
एक महीना पहले कहाँ थी, वो ग्वाटेमाला में मिली। ग्वाटेमाला, हाँ। क्या भाई, मायाओं के साथ अग्नि पूजा में कुछ काम कर रही हैं इकट्ठा। अच्छा। तो उनका भी एक बड़ा, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं रहा, इन आपसी जातियों प्रजातियों जनजातियों के बीच में भी एक सौहार्द बढ़ा पूरे दुनिया से। जी जी जी। भारत एक मुख्य केंद्र रहा, तो ये भी प्लेटफॉर्म हमारा काम कर रहा है कि उनको जोड़ रहा है आपस में भी। आपका ये मुझे लगता है कि ये जो हमारे वेद पुराणों में अग्नि का महत्व, अग्नि पूजा का महत्व, जलवायु का पूजा का महत्व, जो नदियों की पूजा, जल की पूजा, हवा की पूजा, तो बहुत सारी भ्रांतियां भी है। तो मैं समझता हूँ कि सारी युवा पीढ़ी या जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टडीज करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि आपका संगठन, तो चूंकि 50 से अधिक देश जुड़े हैं और वहाँ की संस्कृति के विद्वान लोग जुड़े हैं, वहाँ के जो उनको कह सकते हैं कि वहाँ के समुदायों के गुरु, जो वहाँ के पुजारी या वहाँ के जो भी अनुयायी, इतने विद्वान लोग जुड़े हैं, जनजाति के जो समझने वाले लोग, तो रिसर्चर्स को मैं समझता हूँ कि न केवल भारत में, विश्व के कई देशों के रिसर्चर को आपकी संस्था से फायदा हो सकता है। जी जी, हो सकता है। तो ये बहुत, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि बाहर के देशों में जहाँ भी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन, पीएचडी की पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में रुकावट नाम की चीज बहुत जगहों पे है। अच्छा। हमारे थ्रू करने से मटेरियल मिल सकता है, सामान मिल सकता है, यहाँ के बच्चे वहाँ जाके कर सकते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ कर सकते हैं। हमारे भारत में कहीं रुकावट नहीं होगी। नहीं, हमारे रुकावट नहीं होगी रुकावट। और कई ऐसे देश जहाँ नहीं होगी, ऐसे कई देश है दुनिया में। बहुत अच्छी बात है। ये सब हमें उनके द्वारा होगा। एक और चीज जानना चाहता कि हमारे दर्शकों के लिए या हमारे नई पीढ़ी के लिए, आप थोड़ा सा जो इसके पहले जो सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो जहाँ भी हुआ था, मतलब उसके जो एक कोई झलकियां या उसके बारे में कुछ संस्मरण या कैसे होता है, वो कुछ आप बता सकते हैं कि उसमें क्या होता है, किस तरह से, या उसका ग्लैमराइट, मतलब उसको समझ में आए कि क्या मजा आएगा उस कार्यक्रम में। तो 27 को जब जमा होंगे, उस दिन से इनके आपस के गाने, साथ में गाना करना, ये सब चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जहाँ जहाँ रहेंगे लोग, मतलब दुर्लभ जनजाति नृत्य देखने को मिल सकते हैं, उनकी परंपराएं देखने को मिल सकती है। एक बार में यूट्यूब में एक बार में एक को देखेंगे ना। अच्छा। यहाँ तो 10 इकट्ठे दिख रहे हैं आपको। बहुत सारे यूट्यूब चैनल एक साथ हमको सूरत में लाइव दिखेंगे, साथ में। जी 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 जी। आपस में उनके मजाक चल रहे हैं, आपस में उनके बातचीत चल रही है, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, भाषा की समस्या, सुनने की समस्या, सबको हंस के टाल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक ऐसी गैदरिंग होगी। तो पहला मुख्य होता है कि उनका इकट्ठा जमा होना। और पहले दिन प्रातः शोभा यात्रा निकलती है। अच्छा। तो शोभा यात्रा में स्थानीय लोगों का टच बहुत जरूर रखते हैं हम लोग। जैसे अभी डिब्रूगढ़ में हुआ, अरुणाचल सरकार और असम सरकार के टूरिज्म के सहयोग से शोभा यात्रा में हम लोगों ने स्थानीय जो एलिमेंट्स है उसको रखा। जब हम चाहेंगे यहाँ पर जब हो तो हाथी और घोड़े तो कई जगहों मिल गए हैं, यहाँ ऊंट रखे उसमें। अच्छा। ऊंट उनके लिए एक ऐसा विशिष्ट प्राणी है जो उन्होंने सिर्फ टीवी में देखे। जब उन्होंने टीवी में देखा नहीं, या राजस्थान जाके देखे होंगे ना, राजस्थान आएंगे बेचारे, इतने गरीब होते हैं, उनको पासपोर्ट बनाने के पैसे नहीं होते। अच्छा, इनकी जनजाति के स्थिति खराब है आर्थिक रूप से, इसलिए हमें उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये आपने ये पहलू हमारे दिमाग में नहीं था, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। वहाँ के देश के लोग नहीं भेजते उसको, या सरकार नहीं भेजती, वो अपने उससे आते हैं। हम लोग अपेक्षा करते हैं और हम करते भी हैं कि उनके लिए हम व्यवस्था करें, आ सके। मतलब 50 के आसपास के देशों की संस्कृति 10-12 होंगे जो आ सकते हैं। उनके पास कोई उपाय होगा। हाँ, बाकी जो बहुत पिछड़ी जनजाति या बहुत जो जंगलों में रहने वाली जनजाति के अगर लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पिछड़े नहीं है, वो बहुत अगले हैं। पिछड़े नहीं कह सकते, पर वो रहने के हिसाब से पिछड़े हो सकते हैं। तो उनको जब तैयार करके लाते तो लोग कहता कि अपने घर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उस रूप में उनको जमा करके लाना। तो जब 29 को शोभा यात्रा होती है, तो अपने प्रदर्शन, अपने जो होते हैं कपड़े, रास्ते में भी प्रदर्शन करते हुए चलेंगे, गाना भजन की तरह गाते हुए। अच्छा। वो चलते हैं, साथ में अपने लोग होते हैं, उनके वहाँ का रहन सहन की जो ड्रेसअप होगा वही रहेगी। वो भी कोई क्या पहना होगा, कोई रंग बिरंगा। आने वाले 100 वर्षों तक गुजरात में कभी नहीं ऐसा दिखाई पड़ेगा। यानी दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात में एक ऐसी झांकी दिखने वाली है जो न कि दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड में दिख सकती है, न ही 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड में दिखेगी, न ही ये दुर्लभ एक दृश्य पैदा होने वाला है, एक अनोखा नजारा गुजरात के सूरत में दिखने वाला है, जहां पर 30, 40, 50 देशों से अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे। आप उनके बीच में समय भी बिता सकते हो, उनको सुन सकते हो, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनकी सभ्यता आगे बढ़ी है। मतलब सभ्यता को समझने का एक बहुत बड़ा अवसर है,
जो हमें बता रहे थे अमरजीव जी, तो मैं इसीलिए उनसे ये बात मैंने पूछी कि उसको ग्लैमराइज करके बताएं, क्योंकि हमारी पीढ़ी ऐसे ही जुड़ेगी। आपकी अनुमति लेके मैं एक दो बात और भी कहना चाहूंगा। जी जी जो सूरत के लिए अनोखा होने वाला है। जी जी। हम सूरत के हजारों नहीं तो सैकड़ों परिवार में दो दो ऐसे लोग हाँ उनके घर जाके रहेंगे एक दिन। बिल्कुल यही जानना चाहता था मैं। ये जाएंगे, उनका हाँ। खाना समझेंगे, देखेंगे। वाह, दो या तीन लोग जाएंगे, क्या शानदार बात और उसके बाद वो भी समझे सूरत क्या है। चलो, सूरत की जो अपनी स्थिति है हाँ। देश विदेश में, गुजरात और देश का खान पान वो भी और समझेंगे, गुजरात उनसे की हम सारी चीजें, समझेंगे। गुजरात हाँ। की सारी चीजें हम प्रमोट करेंगे। यानी महिलाएं चाहे तो इस कार्यक्रम में, मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं की भागीदारी आमतौर पर कम होती है। इस यहाँ बहुत कार्यक्रम है, में यहाँ बहुत महिलाएं है। चाहे बहुत तो होगी। वो उनसे वहां के खान पान के बारे में पूछ सकती है, उनको चीजें दिखा के नहीं समझे तो हमारी यहाँ की चीजें दिखा के रेसिपी के बारे में पूछ सकती है, उनसे हमारे घर की रसोई में जी, ले जी। जाके बनवाया भी जा सकता है। जी हाँ, जी ऐसे हाँ। कोई प्रयोग किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी एक हफ्ते 10 दिन के बाद लिस्टिंग करना शुरू करेंगे। जी, कौन जी, घर जी। वॉलंटियर कर रहा है, वहाँ दो दो न्यूजीलैंड हो या कहीं भी हो, ऐसे लोग जाएंगे तो एक बहुत ही तो अच्छा अवसर मिलने वाला है। अमरजीव जी, मैं आपके इस पॉडकास्ट के लगभग अंत में आके बहुत उत्साहित हूं कि जो बात हम जहां से शुरू कर रहे थे वहां मुझे लग रहा था कि नई पीढ़ी को क्या बताना चाहिए जो हमारा पॉडकास्ट शुरू से आखिरी तक सुने। लेकिन ये जो आपने अवसर आपके आईसीसीएस के माध्यम से देश को मिलने वाला है, वो बहुत बड़ा अवसर है, खासकर नई पीढ़ी को जो दिन भर रील में और उसमें मस्त रहती है और बनावटी कृत्रिम तरह के सीन क्रिएट करके एक दूसरे से व्यू और लेने के लिए कोशिश करती है। वहीं पर ये पीढ़ी के सामने साक्षात सभ्यता के लोग, माया सभ्यता की जो पुरखे हैं, उनके आगे वाली पीढ़ी हमारे सामने खड़ी होगी। कहीं देश की जनजातियां हमारे सामने खड़ी जी, होगी, जी, जी। कहीं देश की संस्कृतियां हमारे सामने नाच रही होगी। जी, जी। बहुत ही बड़ा अवसर है, तो बहुत अच्छा मौका है। तो दर्शकों, राष्ट्रीय समाचार के दर्शकों, एक बार इनसे आखिरी कुछ इनके जो कोई संदेश हो या बात और कुछ रह गई वो कहना चाहे तो मैं उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा इसलिए फैलाना चाहिए कि संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और भविष्य की बात है। हमारे बच्चों को आप किस तरह से जोड़ सकते हो हमारी जड़ों से, और न केवल हमारी जड़ों से, विश्व की जड़ों से, विश्व की जी। संस्कृति की जड़ों से। तो अमरजीव जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आपके मन में और कुछ रहा जो मैं नहीं पूछ पाया हूं? देखिए, ऐसा है कि ये पॉडकास्ट को शॉर्टकास्ट समझ लीजिए। जी जी। ये बहुत लंबा विषय है और बहुत रोचक है। क्या बात। दो तीन बातें कह के समाप्त करूंगा। जी, एक कि आपने कुंभ और महाकुंभ का नाम सुना है, जी, गए जी, भी होंगे। जी कई मायने में महाकुंभ का भी महाकुंभ है, क्योंकि महाकुंभ में हम एक प्रकार की प्रकृति और एक प्रकार की प्रति और प्रथा को देखते हैं। यहाँ तो सैकड़ों प्रथाएं एक साथ जमा होंगी, तो ये यूनिवर्सल कुंभ है। ये क्या बात, यूनिवर्स से भी यूनिवर्सल बड़ा महाकुंभ है। और इस कुंभ में ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे जो अभी सोच नहीं सकते, और सब यहाँ चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहाँ साधुओं का कुंभ था, ये हमारे पुरखों का। हाँ, और इन जगहों के, और उनमें कई ऐसी कॉमन चीजें दिखाई पड़ेगी। शोभा यात्रा जो करीब 4 किलोमीटर लंबी चलेगी। ओह, मैं सभी सूरत वासियों से अनुरोध करूंगा, जवान बड़े बूढ़े सब सड़कों के किनारे खड़े हों। करीब करीब हम 1.5 लाख की समझ रहे हैं लोग देख पाए चलते हुए उनको। तो ऐसा रास्ता तय कर रहे हैं आजकल में कि सूरत की मुख्य सड़क से निकलते हुए जी, जी। लोग खड़े हों, पुष्प वर्षा करें ना करें, आंखों की वर्षा करें, नैन की वर्षा करें और सुख लें, और अपने एक दूसरे को देखें। जहां पर ये सभ्यता है तेल के लिए लड़ रही है, वहीं हमारे पास इतना बड़ा अवसर आने वाला है जो दुनिया को संदेश दे सकते हैं। आइए हम एक दूसरे की सभ्यताओं का सम्मान करें और समझें, ताकि हमारे मानव जाति, मानव की नई सभ्यता, आने वाली सभ्यता, इसको अच्छे से जिए। युद्ध का नौबत नहीं आए, युद्ध की कभी बात नहीं हो, मन में शांति हो, सुनहरा भविष्य हो। तो दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट के, चूंकि जो पधारे हुए प्रोफेसर साहब हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महासचिव हैं इस संस्था के, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस अवसर को आप न छोड़ें। ये पॉडकास्ट अपने साथियों को बताएं कि सूरत में, गुजरात के सूरत में क्या होने वाला है। महाकुंभ होने वाला है, सभ्यताओं का महाकुंभ, जिसमें 40 से 60 देशों के बीच के लोग आएंगे,
ऐसे लोग आएंगे, ऐसी सभ्यताओं के लोग आएंगे जो संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे। कई रोचक जानकारी, कई झलकियां देखने को मिलेगी जो हम फिल्मों में देखते थे और एक जगह, एक समय, एक ही चैनल पर हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक ही धन्यवाद अमरजीव जी। मैं एक चलते चलते बात कहूंगा, जी शायद आप स्वागत बीच में है, कहीं जोड़ लें। स्वागत है। सूरत के नाम से एक शहर बसा है दूसरे देश में। अच्छा, ये बहुत नई जानकारी है। एक राजा आए थे, कितने 100 साल पहले आए थे, अभी चर्चा अभी नहीं कर रहा ताकि आपकी रोचकता बनी रहे। वो आए और सूरत के कपड़ों के व्यापार आदि को समझ के अपने देश में जाकर उन्होंने एक सूरत नाम का शहर बसाया। अच्छा। उसका नाम रखा सूरत स्थानी, अच्छा जो बाद में सूरत थानी कहलाया। अच्छा। और सूरत मेरी थानी। पूरी कोशिश है कि किसी सूरत के अच्छे संभ्रांत लोग हाँ, हाँ। वहां से 2-3 लोगों को लाने में हमें मदद करें। क्या बात। सूरत थानी के लोगों को लाऊं ताकि उनके नाम से बसा शहर सूरत को देखें और समझें। ये मेरी सूरत कामना- वासियों को आश्चर्य लगेगा कि सूरत हमारे थानी, नाम से बसा हुआ हाँ। दुनिया और में एक आदर्श शहर। के रूप में रखा गया सूरत का नाम वहाँ। अच्छा, वहां आदर्श- पर रखा गया आदर्श है क्या कि बात सूरत बनो, सूरत स्थानी बनो। ये ये सूरत वासियों जानकारी किसी को नहीं है। को और गुजरात वासियों के लिए गौरव का विषय है कि दूसरे देश में सूरत को आदर्श परिस्थिति के रूप में, आदर्श शहर के रूप में देखा जी, जा रहा है। और यदि पॉडकास्ट के द्वारा कोई व्यक्ति आप तक पहुंचते हों जी जी। ऐसे सूरत थानी के 1-2-3 लोगों को लाने के लिए, तो मैं आभारी रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा ऐसे व्यक्ति सामने आए। सूरत को प्रेरणा बनाने वाले 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पुरानी लोगों के परिवार के 1-2 लोग आए, सूरत थानी से आए और यहाँ सूरत को देखें। धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग अगर कोई सामने आना चाहे, संस्था से जुड़ना चाहे, राष्ट्रीय समाचार से भी संपर्क कर सकते जी, हैं। जी। और तो दोस्तों तैयार रहिए, इस युद्ध वाले तनाव के दौर से थोड़ा हटकर शांति के दौर में आना हो तो 27 जनवरी न सही तो 29 जनवरी से 3 फरवरी तक आप एक अनोखे नज़ारे के लिए तैयार रहिए। सूरत में SVNIT में संस्कृति सभ्यताओं का जो सम्मान है हम मिलजुल कर करें। आइए सभ्यताओं का स्वागत करने के लिए मिलते हैं 2027 में।